स्टूडेंट्स, आज हम वेस्कुलर बंडल्स के बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। तो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें संवहन पूल या वेस्कुलर बंडल सामान्यतः एक वलय के रूप में उपस्थित होते हैं, एक रिंग में पाए जाते हैं। संवहन पूल से आप मतलब तो समझते ही होंगे, यानी ये संवहन करे किसी चीज़ का, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। संवहन पूल वर्धी मतलब ग्रोथ करने वाले, समपार्श्विक तथा एक्टोफ्लोइक होते हैं। संवहन पूल वर्धी मतलब ग्रोथ, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। समपार्श्विक मतलब दोनों जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए, एक पास पास लगे हुए। और एक्टोफ्लोइक यानी इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ हो और जाइलम अंदर की तरफ हो, ऐसे पाए जाते हैं। एक वर्धी संवहन पूल में जाइलम केंद्र की ओर, बीच में एधा यानी कैम्बियम तथा बाहर की ओर फ्लोएम पाई जाती है। ये द्विबीजपत्री पादपों में ऐसा वेस्कुलर बंडल दिखाई देता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पूलीय एधा में विभव उज्जत की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होती है, जिसको हम एधा भी कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है? वो विभज्य उत्की कोशिकाएं हैं जो परमानेंट टिश्यू में नहीं बदलती। यानी वेस्कुलर बंडल के बीच में ना वो जाइलम बदलती है ना वो फ्लोएम में बदलती हैं। वो विभाजन करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है, तो वो परमानेंट टिश्यू में नहीं बदलती। और वो एक सेल्स जो विभज्य उत्की कोशिकाएं हैं, वो दोनों फ्लोएम और जाइलम के बीच में एधा के रूप में उपस्थित रहती है। ये एधा द्वितीयक वृद्धि के समय विभाजन करती है और द्वितीयक संवहन ऊतक बनाती है। द्वितीयक वृद्धि शुरू होने के बाद पहली बनी जाइलम प्राथमिक और पहले बनी फ्लोएम प्राथमिक फ्लोएम कहलाती है। प्राथमिक जाइलम में आदि दारू यानी प्रोटोजाइलम तथा अनुदारू अथवा मेटाजाइलम तत्व पाए जाते हैं, जो शुरू में बनती है जाइलम। जाइलम अंतः आधि दारुक होती है। जाइलम जो है वो अंतः आधि दारुक पाई जाती है। यानी स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम, स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। और रूट में क्या होता है? प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ होता है। तो जाइलम यदि अंतः आधि दारुक है तो यानी प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ है, अर्थात आधि दारू केंद्र की ओर विकसित पाया जाता है। जाइलम में वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, मृदु ऊतक तथा तंतु पाए जाते हैं। दोनों में विभिन्न प्रकार का स्थूलन पाया जाता है। मृदु ऊतक के अतिरिक्त सभी तत्व मृत होते हैं। शुरू में तो सभी जीवित होते हैं, धीरे धीरे करके मृत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें स्थूलन पाए जाते हैं। केवल मृदु ऊतक जो होता है फ्लोएम का और जाइलम का, वो जीवित होता है। प्रोटोजाइलम में ट्रैकीड में सामान्य वलयाकार एवं सर्पिल स्थूलन युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि मेटाजाइलम में चौड़े तथा जालिकावृत या गर्ती स्थूलन पाए जाते हैं। प्राथमिक फ्लोएम में चालनी नलिका अथवा चालनी कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल तथा मृदु ऊतक पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, लेकिन परिपक्व जो जाइलम होता है या फ्लोएम होता है, परिपक्व ऊतक जो होता है, उसमें चालनी तत्वों में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। फ्लोएम के चालनी तत्वों में केंद्रक नहीं पाए जाते। अब संवहन पूल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला है कंजॉइंट, जिसको हम कहते हैं संयुक्त। दूसरा है सकेंद्रीय यानी कंसेंट्रिक बंडल। पहला है कंजॉइंट यानी जाइलम फ्लोएम संयुक्त हैं, और सकेंद्रीय कंसेंट्रिक बंडल यानी इसमें एक तत्व को दूसरा तत्व चारों तरफ से घेरे हुए पाया जाता है। तो एक को कहते हैं हम कंजॉइंट, दूसरों को कहते हैं कंसेंट्रिक। अब हम बात करते हैं पहले वाले की। पहले वाला का नाम क्या बताया मैंने? कंजॉइंट। कंजॉइंट से क्या तात्पर्य है? आप देखिए नीचे एक डायग्राम बना है। कंजॉइंट जहाँ खत्म हो रहा है उसके राइट साइड में जाइलम और फ्लोएम दोनों एक पूल में एक साथ
एक अर्ध व्यास में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ऊपर फ्लोएम दिखाया है, नीचे जाइलम दिखाया है, बीच में कैम्बियम दिखाया है। यानी जाइलम फ्लोएम दोनों जुड़े पाए जाते हैं एक ही रेडियस पर। अब ये दो प्रकार के होते हैं कंजॉइंट। कंजॉइंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोलेटरल, ये डायग्राम दिखाया है मैंने आपको इसके नीचे, कंजॉइंट के नीचे, कोलेटरल के नीचे, कोलेटरल का डायग्राम, पहला डायग्राम। कोलेटरल में क्या होता है, इस प्रकार के फूल जो होते हैं उसमें आवृत बीजी के तने और पत्तियों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम एक ही अर्धव्यास पर एक दूसरे से सटे हुए पाए जाते हैं। डायग्राम देखिए आप, जाइलम अंदर की ओर और फ्लोएम बाहर की ओर होती है। दोनों के बीच कैम्बियम उपस्थित होती है तो वर्दी कहलाते हैं, मतलब ओपन कहलाते हैं, और अनुपस्थित हो तो उसे हम क्लोज पूल कहते हैं। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि डाइकॉट्स यानी द्विबीजपत्री पादपों में कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन बंडल पाए जाते हैं। कंजॉइंट तो है मतलब दोनों जुड़े हुए, जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर, और कोलेटरल मतलब साइड में जुड़े, पार्श्व में जुड़े। ओपन, ओपन का मतलब क्यों, क्योंकि बीच में कैम्बियम है, तो यदि कैम्बियम है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है बंडल, इसलिए हम ओपन कहते हैं। तो इस तरह के पाए जाते हैं ज़्यादातर द्विबीजपत्री पादपों में। और यदि कैम्बियम ना पाई जाए तो ऐसे वेस्कुलर बंडल क्लोज वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जो मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा बंडल है कंजॉइंट में ही बायकोलेटरल। बायकोलेटरल मतलब नीचे डायग्राम देखिए आप, जब जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाए और दोनों तरफ कैम्बियम हो तो उसे हम बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इस प्रकार के पूलों में बाहर की ओर उपस्थित फ्लोएम के अतिरिक्त जाइलम के अंदर की ओर भी फ्लोएम उपस्थित रहता है और जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। अंदर की ओर उपस्थित फ्लोएम इंटरनल फ्लोएम कहलाता है अथवा अंतःदारुक कहलाता है, इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहलाता है। और अनेक द्विबीजपत्री कुलों, वैसे आपने जो ऊपर वाला देखा उसमें बाहरी फ्लोएम, नॉर्मली फ्लोएम बाहरी होता है, लेकिन इसमें दोनों साइड मिलता है। तो बहुत से ऐसे द्विबीजपत्री कुल हैं जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी मतलब लौकी, तुरई, ये सब आती है, में इंटरनल फ्लोएम पाई जाती है। इसका मतलब उसमें बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो जाइलम से घनिष्ठ संपर्क में रहती है, जिससे बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल बनते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार के फूलों में एक प्रकार का ऊतक दूसरे ऊतक से पूरी तरह घिरा रहता है। ये दो प्रकार का, पहला है पोषवा केंद्रीय पूल यानी एम्फीबेसल इंग्लिश में कहते हैं बंडल, और दूसरा है दारू केंद्रीय पूल यानी एम्फीक्राइबल बंडल। अब पहला वाला देखिए आप, यानी पोषवा केंद्रीय पूल यानी एम्फीबेसल। पोषवा मतलब फ्लोएम, केंद्रीय मतलब बीच में, ठीक है। तो ऐसा वेस्कुलर बंडल कंसेंट्रिक प्रकार का जिसमें पोषवानी फ्लोएम बीच में हो। देखिए आप डायग्राम में बीच में फ्लोएम दिखाया है, चारों तरफ जाइलम दिखाया है। इसमें दारू मतलब जाइलम पोषवा अथवा फ्लोएम को चारों ओर से घेरे रहता है। इसका एग्जाम्पल है ड्रेसिना, और ड्रेसिना चूँकि मोनोकॉट प्लांट है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, लेकिन एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, असंगत द्वितीयक वृद्धि। और उसके बाद जो वेस्कुलर बंडल बनते हैं उसमें इस तरह के वेस्कुलर बंडल होते हैं, इसमें जाइलम बीच में और फ्लोएम चारों तरफ से, फ्लोएम बीच में और जाइलम चारों तरफ से घेरे रहता है। तो इसमें कहते हैं पोषवा केंद्रीय पूल। कंसेंट्रिक में कौन सा हो गया है, पोषवा केंद्रीय पूल। दूसरा है दारू केंद्रीय, दारू मतलब जाइलम। जब जाइलम बीच में हो और फ्लोएम चारों तरफ से घेरे रहे, डायग्राम देखिए, तो उसे हम कहते हैं दारू केंद्रीय पूल। तो जाइलम जो है वो चारों तरफ फ्लोएम से घिरा रहता है। टेरिडोफाइटा में ज़्यादातर इस तरह के पूल पाए जाते हैं। तो ये हुए वेस्कुलर बंडल्स के प्रकार। अब जो जनरली एंजियोस्पर्म्स के डायकॉट और मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कैम्बियम की। पहली बात है समझने की बात है कैम्बियम है क्या। कैम्बियम अगर सरल भाषा में समझें तो जो एपिकल मेरिस्टम होता है, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उससे बनी हुई वो सेल्स होती हैं जो परमानेंट ऊतक में नहीं बदलती और वो जीवन भर विभाजित अवस्था में पड़ी रहती हैं। लेकिन जब द्वितीयक वृद्धि होती है पौधों में उस समय वो क्रियाशील हो जाती हैं और फिर द्वितीयक ऊतक यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती हैं। आपने द्विबीजपत्री पादपों में देखा होगा, जैसे नीम का पेड़ हम एग्जाम्पल लें, जब उसको लगाते हैं बचपन में छोटा होता है, जब पौधा होता है तो पतला उसका स्टेम होता है, लेकिन धीरे धीरे नीम का वृक्ष बन जाता है बड़ा, तो आप देखते तना कितना चौड़ा हो जाता है।
तो चने की चौड़ाई जो है, जो चौड़ाई बढ़ती है चने की, मोटाई बढ़ती है तने की, वो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही बढ़ती है। और वो सेकेंडरी ग्रोथ उन्हीं कैम्बियम से होती है जिसका नेचर ओरिजिन में प्राइमरी होता है, लेकिन वो परमानेंट टिश्यू में नहीं बदलता है और वो सेकेंडरी ग्रोथ के समय काम आता है। तो अब कैम्बियम की बात, तो पादप में संवहन पुल यानी वेस्कुलर मंडल जो होते हैं शीर्ष विभजित एपिकल मेरिस्टम में उपस्थित प्रोकैम्बियम से बनते हैं। यानी ऊपर जो एपिकल मेरिस्टम होता है उसमें प्रोकैम्बियम होती है, उससे ही बनते हैं वेस्कुलर मंडल। इस प्रोकैम्बियम की एक पट्टी, मतलब उससे बने वेस्कुलर मंडल, तो यानी प्रोकैम्बियम ने जो टिश्यू बनाया वो परमानेंट टिश्यू में बदल गए। किसमें बदल गए? जाइलम और फ्लोएम में, वेस्कुलर मंडल में। लेकिन प्रोकैम्बियम की एक पट्टी जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्रियाशील बनी रहती है, यानी उसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। बाकी विभाजन खत्म हो जाएगा, जो परमानेंट टिश्यू बन गया उसका कार्य निश्चित हो गया और उसका मतलब कार्य और आकार निश्चित हो गया। लेकिन दोनों के बीच में जो एधा की पट्टी है, कैम्बियम की पट्टी है, किसके बीच में? परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम के बीच में, उसका नेचर मेरिस्मेटिक यानी विभज उत्की रहता है और वो उसको हम कैम्बियम में एधा कहते हैं। उचित समय पर एधा की कोशिकाएं विभाजित होती हैं और द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण कर कर पादप की मोटाई में वृद्धि में सहायक होती है। अब बात आती है एधा की उत्पत्ति। एधा एक प्रकार से पार्श्वीय विभज ऊतक, पार्श्व मतलब साइड में, लेटरल विभज ऊतक जो प्रोकैम्बियम से ही बनी होती है। मोनोकॉट तथा कुछ अन्य पादपों में प्रोकैम्बियम से उत्पन्न सभी कोशिकाएं जाइलम फ्लोएम में परिवर्तित हो जाती हैं, किंतु द्वितीयक वृद्धि करने वाले पादपों में प्रोकैम्बियम से व्युत्पन्न सभी कोशिकाएं दारू और पोषपा में परिवर्तित नहीं हो जाती हैं। कुछ सेल्स मेरिस्मेटिक बनी रहती हैं और एक पट्टी के रूप में जाइलम फ्लोएम के बीच में रहती हैं, जो द्वितीयक वृद्धि के समय क्रियाशील हो जाती हैं। उसे हम एधा या कैम्बियम कहते हैं, जो बाद में द्वितीयक संवहन ऊतक को बनाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैम्बियम। अधिकांश द्वितीयक वृद्धि करने वाले पादपों में ओपन वेस्कुलर मंडल होते हैं। इनमें दारू तथा फ्लोएम के मध्य मेरिस्मेटिक कोशिकाओं की एक परत होती है। इस प्रकार की संवहन पूल में उपस्थित जो एधा है उसको कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, या पूलीय एधा, जो ऊपर से बनाई है, एपिकल मेरिस्टम से बनी है, फेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। अब अनेक पादपों में मज्जा किरण, देखो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेन्काइमा होता है उसे मेडुलरी रेज मज्जा किरण कहते हैं। तो अनेक पादपों में मज्जा किरण में उपस्थित मृदु ऊतक कोशिकाएं जो अब भी विभाजन, एक मृदु ऊतक की ऐसा है परमानेंट टिश्यू में, अगर मैंने शुरू में आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था कि स्थायी ऊतक में केवल एक मृदु ऊतक है जो अपने आप को वापस विभजित ऊतक में बदल सकता है। तो अनेक जो मज्जाकरण की कोशिकाएं वो पैरेन्काइमेटस हैं। तो क्या होता है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेन्काइमा है वो मज्जाकरण कहलाती है। तो वो सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं। अब उनमें विभाजन क्षमता होती है। तो एधा कोशिकाओं के समान, बिल्कुल समान ही, उसके सामने विभजित ऊतक जो होती हैं वो प्रकृति प्राप्त कर लेती हैं तथा पूली एधा से जुड़कर एक वलयाकार एधा बना देती हैं। पूली एधा के बीच में अथवा मज्जा किरण से उत्पन्न एधा अंतरापूलीय एधा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। अब डायग्राम देखिए नीचे, जो वेस्कुलर, पहला डायग्राम में देखिए वेस्कुलर बंडल के बीच में एक पट्टी है जाइलम फ्लोएम के बीच, उसे कह रहे हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और राइट साइड के डायग्राम देखिए एक वलय बन गई है। वलय कैसे बनी? जहाँ पट्टी थी कैम्बियम की वेस्कुलर बंडल के अंदर, उस पट्टी के बिल्कुल सामने जो मज्जा के बीच के पैरेन्काइमा की सेल्स हैं वो भी विभजित हो गई। तो उनने इस एधा की पट्टी जुड़ गई और एक रिंग का निर्माण कर लिया। तो दो वेस्कुलर बंडल के बीच की जो एधा बनी उसे हमने नाम दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और दोनों एधा मिलकर एक वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करते हैं। द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप तने का घेरा विशेष रूप से काष्ठीय पौधों में काफ़ी बढ़ जाता है तथा अधिचर्म यानी हाइपोडर्मिस बढ़ते घेरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती। ऐसे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ऐसी स्थिति में अनेक पादपों के अधिचर्म से लेकर एंडोडर्मिस अथवा सेकेंडरी फ्लोएम की बाह्यतम परतों में से किसी एक परत में मृदु ऊतकी कोशिकाएं विभजित की हो जाती हैं। यानी जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, कॉर्टेक्स की सेल हैं, ऊपर की जो एपिडर्मिस, जब अंदर मटेरियल बढ़ेगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, अंदर का टिश्यू बढ़ेगा तो दबाव पड़ेगा, बाहर की एपिडर्मिस फटने लगती है। तो फटने लगेगी तो वो वातावरण के लिए खुली हो जाएगी बाहर की सेल्स। तो उनको बचाव करने के लिए
जो कॉर्टेक्स होता है सेकेंडरी प्राइमरी कॉर्टेक्स जो होता है स्टेम का, वो परमानेंट है टिश्यू, उसके अंदर पैरेन्काइमा का बना हुआ है। और पैरेन्काइमा मृदुतक जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप को वापस विभाजित कोशिकाओं में बदल सकती हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो वो जो वल्कुट की कोशिकाएं हैं, कॉर्टेक्स सेल हैं, वो क्या बना लेती हैं, विभाजित की हो जाती हैं और पेरिडर्म बनाती हैं। बहुवर्षीय पादपों में वेस्कुलर कैम्बियम लाइफ लॉन्ग सक्रिय रहती है। पादप के झड़ जाने वाले अथवा विलग हो जाने वाली शाखाओं, पुष्पक्रम, पर्णवृंत में एधा बहुत कम समय के लिए सक्रिय होती है। तो यानी वो जो पेरिडर्म बनती है वो कहाँ बनती है, कॉर्क कैम्बियम जिसे हम कहते हैं या कॉर्क कहते हैं, वो कहाँ बनती है, वल्कुट से शुरू होती है। अब एधा की संरचना, एधा जो है यानी कैम्बियम जो बनी वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स। तो पहली है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। ये तरकु रूपी लंबाई में ज़्यादा होती हैं, मध्य में प्रिज्म तथा दोनों सिरों पर वेज शेप्ड होती हैं। ठीक है, मध्य में कैसी होती हैं, मध्य में कैसी होती हैं, मध्य में होती हैं प्रिज्म और दोनों सिरों पर वेज शेप्ड होती हैं। उसके बाद है रे इनिशियल्स। रे इनिशियल्स आइसोडायमेट्रिक अथवा थोड़ी लंबी होती हैं। देखिए आप रे इनिशियल जहाँ लिखा है, ये तने का रेडियल सिस्टम बनाती हैं। इन एधा कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय भित्ति अरीय भित्ति से पतली होती है तथा ये आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के कारण जुड़े रहते हैं। ये बहुत तीव्र गति से विभाजन करती हैं और पुत्री कोशिकाओं भी कुछ समय तक मेरिस्मेटिक बनी रहती हैं। इस प्रकार एधा की एक परत की बजाय अनेक परतें दिखाई हमें देती हैं, तब ये क्षेत्र कैम्बियम रीजन कहलाता है। तो कैम्बियम जो है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। एक सिस्टम बनाता है अरीय सिस्टम, रे वाला सिस्टम जो रेडियल सिस्टम बनाएगा, अरीय बनाएगा, और फ्यूजिफॉर्म बनाएंगे वो लंबाकार जो सेल्स बनती हैं, मतलब लंबाई में जो बनेंगी, ऊर्ध्वाकार बनेंगी, वो बनाने का काम फ्यूजिफॉर्म कोशिकाएँ करती हैं, इनिशियल्स करती हैं। फिर है फंक्शन ऑफ कैम्बियम। एधा के विभाजन से, मतलब एधा फंक्शन करेगी, कब करती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। किसमें, डाइकोट स्टेम में। मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती कायदे से, लेकिन एबनॉर्मल पाई जाती है, तो वो अलग बात है। पहले हम जनरल बात कर रहे हैं। तो एधा के विभाजन से द्वितीयक दारु और द्वितीयक पोषवा बनते हैं, यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। सामान्यतः बाहर की ओर काटी गई कोशिकाओं से फ्लोएम और अंदर की तरफ काटी गई कोशिकाओं से जाइलम बनता है या दारू बनता है। इसके अतिरिक्त पादपों के क्षतिग्रस्त होने पर घाव भरने में भी एधा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। द्विबीजपत्री पादपों में कलम लगाने का काम एधा के कारण संभव हो पाता है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में एधा की अनुपस्थिति के कारण कली अथवा कलम नहीं लगाई जा सकती है। तो ये कैम्बियम के कुछ काम, वर्क, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये कुछ वेस्कुलर बंडल्स के स्ट्रक्चर, कौन कौन से वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में जनरली, और कैम्बियम क्या होती है, कितनी सारी कोशिकाओं से बनी होती है, और कैम्बियम करती क्या है, और कैम्बियम बनती कहाँ से है, ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ा। तो आज इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं।